जितनी उम्मीद भी नहीं थी उससे ज्यादा तूने आजमाया है जिंदगी। कि जितनी उम्मीद भी नहीं थी उससे ज्यादा तूने आजमाया है जिंदगी। तुझे और क्या गिला करूं मैं, तुझसे और क्या गिला करूं मैं, तूने मेरे शराफत का गलत फायदा उठाया है जिंदगी। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका की नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम पार्ट 1 वीडियो आपका अपलोड कर चुके हैं। तो ये क्या है, पार्ट 2 है, जिसमें कि आपको हम पार्ट 1 में आपको हम बता दिए हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने किया है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है, और कोशिका का सिद्धांत, जिसमें कि हम अगले लेक्चर में लेक्चर 1 में आपको हम बता चुके हैं। और जिसमें कि जीव के प्रकार को भी बता चुके हैं। और जीव के प्रकार कितने बताए थे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो ये सब हम बता दिए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कोशिका कांग। तो चलिए अब इसमें हम शुरू करते हैं कोशिका कांग। ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ घटक होते हैं, विशिष्ट घटक होते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, कोशिका कांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, विशिष्ट कुछ घटक होते हैं, और उसी घटक को क्या कहते हैं, कोशिका कांग कहते हैं। तो चलिए अब इस कोशिका कांग का कार्य जान लेते हैं क्या क्या है। कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये जो आपका कोशिका कांग है, तो कोशिका में क्या करता है, नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। अपशिष्ट, और दूसरा नंबर में आएगा अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। अपशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, निष्कासन करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है। और तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा, इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका जीवित रहता है। और तीसरा नंबर में आपको यह कहा गया है कि कोशिका कांग के कारण ही कोशिका क्या रहता है, जीवित रहता है। अगर आपका कोशिका कांग नहीं रहेगा तो कोशिका जीवित नहीं रहेगा। तो कोशिका कांग समझ लिए। चलिए अब जानते हैं कोशिका का निर्माण से आप क्या होता है, कोशिका का निर्माण से जीव कैसे बनते हैं। तो चलिए जानते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक एक कोशिका मिलकर क्या करता है, एक ऊतक बनाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उसके नंबर में ऊतक मिलकर, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। बहुत सारे ऊतक जब मिलते हैं आपस में तो एक क्या चीज का निर्माण होता है, एक अंग का निर्माण होता है, अंग बनाते हैं। और फिर जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या होता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है, अंग तंत्र बनाते हैं। और जब अंग तंत्र बन जाता है तो अंग तंत्र मिलकर क्या करता है, एक जीव का निर्माण करता है, जो कि अगले लेक्चर में आपको हम बताए थे। बहुकोशिकीय जीव में आपको एग्जांपल के साथ बताए थे कि कैसे जीव का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम आपको ये बता दिया कोशिका का निर्माण कैसे होता है और कोशिका का निर्माण से जीव कैसे बनते हैं। तो आपको यहाँ भी नीचे भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया, कोशिका बहुत सारे जब कोशिका मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऊतक बनता है। और बहुत सारा ऊतक जब आपस में मिलता है तो वो एक अंग का निर्माण करता है। और जब बहुत सारा अंग होता है तो वो क्या करता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब अंग तंत्र मिलता है तो एक जीव का निर्माण होता है। तो आगे आपका है कोशिका का आकार। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कोशिका का आकार, कोशिका के आकार। अब जानते हैं कोशिका के आकार। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कोशिकाओं का विभिन्न आकार और आकृति होते हैं। कोशिकाओं का विभिन्न आकार और आकृति होते हैं। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती है। सामान्यतः कोशिकाएं क्या होती है, अंडाकार होती है। वे लंबाकार स्तंभाकार के आकार का भी होता है। वह लंबाकार और
स्तंभकार का भी होता है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। कोशिका का जो आकार होता है वो उसके कार्य पर निर्भर करता है। जैसा काम करता है, जिस तरह का काम करता है, वो उसी पर निर्भर करता है कि उसका कोशिका किस प्रकार हो। किस पर निर्भर करता है? कार्य पर निर्भर करता है। विभिन्न जीवों, पादप और जंतु की कोशिका विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती है। यानी कि विभिन्न जो जीव होता है, पादप हो या जंतु हो, वो विभिन्न प्रकार के कोशिका और आकार एवं प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार एवं आकार के होते हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिसे कि देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखा जा सकते हैं। जबकि कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिसे आप अपना खुले आंखों से आसानी से देख सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, आपका ये कोशिका का आकार हम बता दिए कि उसका क्या क्या होता है। वो लंबाकार होता है, स्तंभकार होता है, वो विभिन्न आकार का आकृति का भी होता है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। सारी चीज हम आपको बता दिए। तो चलिए अब जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन सा है और सबसे लंबी कोशिका कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुत बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। जो ये जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का, वो लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये आपको 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब जानते हैं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा होता है जिसका कि आकार लगभग 0.1, सोच लीजिए कितना छोटा है, 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर, जिसका कि माइक्रोमीटर का सिंबल होता है इस प्रकार होता है, कुछ माइक्रोमीटर का सिंबल। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर इस तरह का देखिएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा ये क्या बोल रही है, क्या है, माइक्रोमीटर इसका मतलब होता है। और वो कितना छोटा होता है, 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक छोटा होता है। तो सोच लीजिए उसे आप खुले आंखों से देख ही नहीं सकते। अगर आपको उसको देखना है तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। अब जानते हैं सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। आपको यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। जो आपके रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर के अंगूठे तक का होता है। उसका लंबाई लगभग 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर हो सकती है। इसमें आपको ये याद रखना है सबसे छोटी कोशिका क्या है, 0.1, और सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आपको ये भी बता दिया सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो अब हम इसमें जानते हैं कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो कोशिका के कितने भाग होते हैं, कोशिका के 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, सबसे पहले होता है प्लाज्मा झिल्ली, और दूसरा होता है आपका केंद्रक, और आपका तीसरा होता है कोशिका द्रव।
तो इसमें आपको हम इतना बता दिए। तो चलिए आगे हम जानते हैं अब कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है, कोशिका क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या है। चलिए अब हम जानते हैं कोशिका झिल्ली। और एक चीज आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोशिका झिल्ली जब हम बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली जो होता है एक ही होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत जो होता है वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है या फिर प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो कोशिकाओं को घटकों की बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। क्या करती है, बाहरी पर्यावरण से जो भी अणु या फिर कोई चीज आते हैं वो उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं घटकों को। जो कोशिकाओं की घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करता है, अलग करता है। यह पदार्थ की अंदर, यह पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने से क्या करता है, रोकता है। ये जो होता है आपका कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, ये बाहरी जो पदार्थ है बाहर का, उसको आने जाने से क्या करता है, रोकता है। अंदर या बाहर आने जाने से क्या करता है, रोकता है। यह प्रोटीन और लिपिड दोनों से बने होते हैं। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली, ये किससे किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। और ये लचीली होती है। ये क्या होता है, ये लचीली होती है। ये कोशिका जो होती है लचीली होती है, जो मोड़ा तोड़ा व दोबारा जुड़ सकती है। जो क्या कर सकता है, मुड़ सकता है या लचीला हो सकता है, और दोबारा ये फिर जुड़ भी सकता है। तथा यह पादप कोशिका व जंतु कोशिका में पाई जाती है। और ये जो होता है कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, ये पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। अब इसका चलिए जान लेते हैं कार्य। अब इसका तो समझ लिए कोशिका झिल्ली क्या करता है, इसका क्या है। तो अब इसमें हम जान लेते हैं इसका कार्य क्या क्या है। क्या जानना है, कार्य। कोशिकाओं के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका कार्य क्या है, कोशिकाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और इसमें दूसरा क्या है, पानी को प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोकना। पानी को प्रवेश करना या उससे बाहर निकलने का जो कार्य होता है उसको क्या करता है, रोकता है। कोशिकाओं के अंदर और बाहर क्या जा रहा है उस पर नजर रखना। कोशिका के अंदर क्या जाता है क्या आता है उसका जो नजर रखता है, क्या करता है, उस पर नजर रखता है कि कौन बाहर गया और कौन अंदर गया, कौन बाहर गया और कौन अंदर गया। तो इसमें 4 नंबर में देखते क्या है, केवल लिपिड को पार करने की अनुमति देता है। ये जो आपका इसका जो कार्य होता है कोशिका झिल्ली का, वो केवल लिपिड को पार करने का अनुमति देता है। प्रोटीन और लिपिड जो यहाँ दो चीजों से मिलकर जो बना होता है, वो उसमें सिर्फ लिपिड को क्या करता है, अनुमति देता है पार होने का। तो 5वां नंबर में देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है। यानी कहने का मतलब है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणु का आदान प्रदान जो होता है वो 2 तरीके से होता है। कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो जाएगा विसरण तरीके से, और दूसरा हो जाएगा आपका परासरण तरीके से। तो चलिए अब हम जानते हैं इसमें विसरण गैस द्रव तथा विलेय के अणुओं, गैस द्रव तथा विलेय के अणुओं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। इसमें कह रहा है गैस द्रव और विलेय जो होता है उसका जो अणु होता है वो उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जाना, उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे कि अब देख लेते हैं एग्जांपल में क्या बोल रहा है, उदाहरण में, कमरे में अगरबत्ती का जलना, इत्र की गंध हवा में। कमरे में अगरबत्ती का जलना, जब आप कमरे में अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो क्या करता है,
धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है। जब आप जलाते हो तो धुआं क्या होता है, धीरे धीरे उच्च सांद्र से क्या होता है, निम्न सांद्र की ओर जाने लगता है और वो पूरा कमरा में क्या होता है, फैल जाता है। और दूसरा इसमें दिया गया इत्र का गंध। इत्र जो होता है, जब आप यहाँ पे आप कहीं पे खुला रखिएगा या रूम में कहीं पे खुला रखिएगा तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे आप रूम में कहीं बैठे रहिएगा तो आपको वहां तक गंध चले जाएंगे। तो गंध क्या होता है, धीरे धीरे उच्च सांद्र से क्या होता है, निम्न सांद्र की ओर जाने लगता है और वो पूरे रूम में क्या होता है, फैल जाता है, जिससे आपको सूंघने पर इत्र का आपको महसूस होता है। इत्र एक नंबर आप देख लिए कमरे में अगरबत्ती का जलना और गंध, इत्र का गंध। और 2 नंबर में है जल में रंग या स्याही का घुलना। और दूसरा नंबर में इसमें कह रहा है जल में रंग का घुलना। जब आप पानी में अगर रंग धीरे धीरे गिराइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आप पूरा पानी में फैल जाएगा, यानी कि आपका उच्च सांद्र जिस आप गिराइएगा वो धीरे धीरे निम्न सांद्र आपका जहाँ पानी में नहीं है कलर वहां भी धीरे धीरे फैल जाएगा। और स्याही का खुलना, स्याही का भी अगर आप पानी में दीजिएगा तो धीरे धीरे से क्या होगा, धीरे धीरे करके वो आपका पूरा पानी में घुल जाएगा। यानी इसमें कहने का मतलब है कि उच्च सांद्र से क्या होता है, धीरे धीरे निम्न सांद्र की ओर फैलने लगता है। जीभों में श्वास लेना और छोड़ना, जीभों में सांस लेना और छोड़ना। जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो वो भी क्या हो गया, एक विसरण प्रक्रिया हो गया। तो चलिए अब हम इसमें जानते हैं विसरण समझ लिए, इसका आपका एग्जांपल समझा दिए। अब जानते हैं परासरण। परासरण क्या है, जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल कम सांद्रता की ओर गमन करना। इसमें कह रहा है जस्ट आपका विसरण का उल्टा। उसमें जो होता है इसमें उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गमन करता है, लेकिन इसमें जो होता है जल के अधिक सांद्र वाले क्षेत्र से जल के कम वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, करना परासरण कहलाता है। और इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, किशमिश का पानी में फूलना। जब आप पानी में किशमिश दीजिएगा तो क्या होगा, धीरे 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 फूल के क्या होगा, सेम एक टाइप के पानी में ही क्या होगा, मिल जाएगा। वो उच्च और निम्न दोनों सेम सांद्रता में आ जाएंगे। ये दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देती है। जब आप किशमिश को दीजिएगा पानी में तो दोनों का सांद्रता क्या कर दे, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों का सांद्रता धीरे धीरे आपका समान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विसरण और विसरण में अंतर। तो आज के लिए इतना ही है और आगे हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट लेक्चर आपका 3 रहेगा, जिसमें कि पढ़ेंगे विसरण और परासरण में अंतर और सांद्रता के अनुसार विलय का कितने प्रकार होते हैं। सांद्रता के अनुसार विलय के कितने प्रकार होते हैं, विलय के 3 प्रकार होते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो आखिर में आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल से न्यू जुड़े हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा।